हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर अप करेंगे। ये जो लेक्चर है पर्सनली जो हम ये 2021 वाला जो एग्ज़ाम है निमसेट का, जो कि 7 अगस्त को है, उसको देखते हुए ये सब हम क्वेश्चन लेंगे। और इस बार क्वेश्चन हमको एक चैप्टर से नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन लेके, मतलब ये समझिए कि ये आपके लिए रिवीजन के लिए है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको संडे को एग्जाम है, अब बचा टाइम कम है, तो अब हम सारे चैप्टर पे ध्यान तो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम कैलकुलस भी ले जाएंगे, तो अभी हम थोड़ा अलजेब्रा पार्ट पे कवर अप कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा कैलकुलस पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 9। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर में जेईई एडवांस में पूछा है 2015 में। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है? कोफिशिएंट आपको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 9 इन द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन आपको ये 9 इन द एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में पूछा है 2015 में। बस इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप बाइनोमियल का लेक्चर हमारा देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें x का पावर 9 का कोफिशिएंट बस पूछा है। इसमें टर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? x का पावर 9। बाकी इससे आपको टर्म से नहीं डरना है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। सिंपल सा बात है, x 1 2 3 टोटल कितना हो जाएगा? 100 टर्म्स आपको दिख रहा होगा। 1 से शुरू होकर 100 तक गया तो 100 टर्म्स हो जाएगा। तो 100 टर्म्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको क्या देना है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9, इस पे फोकस करना है। अब 9 कैसे आ सकता है, तो ध्यान से देखिए 9 का सम कैसे हो सकता है। तो सिंपल सा बात है कि x का पावर हो जाए x का पावर 0। x का पावर 0 हो नहीं सकता है। x का पावर मिनिमम, x का पावर 0 का मतलब समझिए कि 1। ये इसको x का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, सम जो है 9 होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ 9 से है, तो इसमें 100 टर्म्स है, तो 100 टर्म्स आपको स्प्लिट नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि कितना सम 9 होना चाहिए। पहले 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। तो पहले हम लेते हैं 2 एट ए टाइम, पहले 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, फिर लेंगे 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, यानी 2 का सम 9 होना चाहिए। तो 1 का सम 9 होगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें 1 एट ए टाइम में एक ही कंडीशन आएगा, 0 + 9 दैट इज 9। तो यानी कि x का पावर 0, इधर एक आएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक x का पावर 9 आएगा, उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया x का पावर 0 और x, तो ये क्या हो गया? 1 एट ए टाइम, तो एक आएगा यहाँ से, तो 0 + 9 9 हो गया। यानी कि सम जो होना चाहिए, किसी तरह सम हमको किसके बराबर करना है? 9 के बराबर करना है। तो इसमें 100 टर्म्स, लेकिन यहीं तक आपका लेना है, कहां तक? 9 तक, x के पावर 9 तक ही आपको कंसीडर करना है। बाकी उधर वाला राइट साइड जो भी टर्म है वो आपको कंसीडर ही नहीं करना है। मतलब ये क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, परेशान करने का कोशिश किया। आपको बस इतना ही देखना है, 1 + x + x², 1 + x² होना चाहिए। एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं, x + x² दिया हुआ है, 1 + x³ अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, इसमें सम हमको करना है, तो एक तो 0 ऐसे जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1 + x का पावर 9। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फर्स्ट वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से x का पावर 9 का कोफिशिएंट आ जाएगा, और x का पावर 9 का कोफिशिएंट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? x का पावर 9, और यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहां से एक आया। अब 2 एट ए टाइम लिखते हैं, तो 2 एट ए टाइम में क्या आ जाएगा? 8 + 1 दैट इज 9, 7 + 2 दैट इज 9, और थोड़ा सा और घटाइए, तो ध्यान से 8 7 6 लेते हैं, 6 + 3 दैट इज 9, फिर 6 तक आ गए, फिर यहाँ 5 ले लेते हैं, तो 5 + 4 दैट इज 9। तो यहाँ से कितना कंडीशन आ रहा है? तो
5 + 4, अब इसके नीचे नहीं आ जाएगा, तो 2 एट ए टाइम में आपका इतना कंडीशन मिला। ये क्या है? 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम। अब फिर लेंगे 3 एट ए टाइम, वो भी तो 9 हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बस आपको कंडीशन देखना था, बस कंडीशन आप देखिए। तो 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। तो ध्यान से देखिए कितने का सम करें कि वो 9 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, अब यहीं से आपको क्लियर आपको मिल जाए यही वाला 2 एट ए टाइम से। अब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, अब x का पावर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4। तो यहां से आपको एक चीज है, ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे 1 + x नहीं है, x + x स्क्वायर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा और ब्रेक कीजिएगा तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस या 4 + 4 + 1 दैट इज 9। आप इसमें कर सकते हैं। तो x का पावर 4, अब ध्यान से देखिए, ये कभी हो सकता है 2x का पावर 4 तो कभी हो नहीं सकता है, यानी ये वाला कंडीशन चला गया, ये कंडीशन नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको चेक भी करना है, x का पावर 4 2 बार तो कभी आ नहीं सकता है, ये वाला कंडीशन चला गया। अब ध्यान से देखिए, आप क्या लिख सकते थे इसको, अब आप इसमें एक और ऐड कर लीजिए, 6 + 1 + 2, ये हो सकता है 1 2, ये 9 ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक कंडीशन यहां से भी आ गया। तो ऐसे आपको बस कंडीशन एक्सप्लोर करना था। तो ध्यान से 6 + 3 दैट इज 9। और ध्यान से देखिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6 + 1 7 वाला, ये 8 वाला चला गया, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 6 + 3 दैट इज 9। तो इसको हम किस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं, 1 + 3 + 3, जो कि नहीं हो सकता है, 1 + 3 + 3। अब 2 3 तो आ ही नहीं सकता है ना, तो ये वाला कंडीशन होगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं होगा। तो एक कंडीशन यहाँ से मिला, और एक कंडीशन ढूंढिए। तो 5 + 4, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2 + 4, मतलब सारा डिफरेंट होना चाहिए। ये देखिए सेम हो गया, तो ये वाला कंडीशन चला गया। और ये ध्यान से देखिए, ये तीनों डिफरेंट है। और क्या लिख सकते हैं, और कंडीशन तो कितना बना, 1 कंडीशन, 2 3 4 4, और यहाँ पे एक 5। अब और यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 7, और एक कंडीशन आप ध्यान से देखिए, और इसमें कुछ बना सकते हैं। अब 8 को आप ये भी तो लिख सकते हैं, 5 + 3, 5 + 3 + 1 दैट इज 9, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। इसमें भी सारा डिफरेंट है, बस सेम नहीं होना चाहिए। ये वाला इसलिए कैंसिल हो गया कि x का पावर 4 2 बार तो नहीं आ सकता है, एक ही बार होगा। x का पावर 3 2 बार तो नहीं आ सकता है, ये कंडीशन चला गया। तो वहां से 4 कंडीशन, 5 6 7 8, और कोई कंडीशन अगर बन रहा है तो एक बार और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि और कोई कंडीशन है, क्योंकि सिर्फ कंडीशन से ही आपको पता चल जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, उसका कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट। अब ध्यान से देखिए, तो बस हम कॉफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 हर जगह मल्टीप्लाई है तो 1 ही रहेगा, तो कॉफिशिएंट तो सबका 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 + 1, बस आपको ये कंडीशन देखना है कि कितने इसमें टर्म्स बन सकते हैं, कितने इसमें एक्सप्लोरेशन हो सकता है, बस वो पता हो जाए। क्योंकि सबका कॉफिशिएंट तो अल्टीमेटली 1 ही होना है, इसमें कोई बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो चल नहीं रहा है। तो सबका कॉफिशिएंट 1, तो अगर 8 टर्म है तो 1 + 1 + 1 + 8 बार आप ऐड कर दीजिए, 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8। सो 8। तो इसमें आपको ये देखना था कि कितने पॉसिबल कंडीशंस बन सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर, ये भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर इन दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये आपको दिया है 2√x to the power 50। इसमें आपको कौन सा चाहिए, इंटीग्रल पावर। जैसा कि इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया कि इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है। और ये इंटीग्रल पावर तो तब देगा जब ये रूट या तो रूट स्क्वायर रहे, या रूट के पावर 4 रहे, या रूट का पावर 6 रहे।
अप टू सो ऑन। मतलब यहां से क्लियर हो गया, इंटीग्रल का मतलब हो जाएगा कि वो चाहता है इवन पावर का कोफिशिएंट, इवन पावर यानी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बस यही कंसेप्ट आपको इसमें सीखना था। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, बस कंसेप्चुअली अब इसको बना देंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 रूट एक्स टू द पावर 50, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 50c0। तो हमको क्या चाहिए 2, तो 0 वाला नहीं लेंगे, 2 से ही शुरू करेंगे। तो 50c2 2 रूट एक्स टू द पावर 2, 50c4, क्योंकि ध्यान से देखिए इवन चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको इंटीग्रल पावर चाहिए, और इंटीग्रल पावर 2 4 6 रूट एक्स के पावर 8 अप टू सो ऑन इसी में आ सकता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स टू द पावर, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ऐसे ही आपको सारा का कोफिशिएंट चाहिए, जो इंटीग्रल और वो भी फुल्ली इंटीग्रल चाहिए, यानी कि उसके पावर इवन हो जाएगा। तो अप टू सो ऑन ऐसे करेंगे तो 50c6 2 रूट एक्स टू द पावर 6 अप टू सो ऑन। तो और लास्ट में क्या हो जाएगा 50c50, लास्ट पावर क्या हो जाएगा 50c50 2 रूट एक्स का पावर 50। अब ध्यान से देखिए ये आपका आ गया, और इसमें क्या पुट करते हैं x बराबर, जब भी आपको कोफिशिएंट वाला मामला जब भी हो तो आप हमेशा पुट कर दीजिए x का वैल्यू 1 और दूसरा x का वैल्यू -1। बस यही आपको दो ही चीज पुट करना होता है, x का वैल्यू 1 और दूसरा x का वैल्यू -1, और वो सिचुएशन डिपेंड करेगा। अब ध्यान से देखिए -1 तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, माइनस रखिएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, जो कि इमेजिनरी है। तो ये -1 वाला तो यहाँ से घिसक जाएगा। अब बस इसमें पुट कर दीजिए, और एक नॉर्मल सिचुएशन होगा जब 1 माइनस 2 रूट एक्स का पावर 50, इसको नॉर्मली अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 50c0 2 रूट एक्स का पावर 0, 50c1 2 रूट एक्स का पावर 1, 50c2 2 रूट एक्स का पावर 2 अप टू सो ऑन 50c50 2 रूट एक्स का पावर 50 अप टू सो ऑन चलेगा। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका सिर्फ इवन पावर। तो यहां से हम क्या ऑड वाले टर्म यानी कि 50c1 50c3 इस सारे टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करें, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए x का इंटीग्रल पावर। और एक चीज है x के पावर अगर 0 रहे तो आपको क्या चाहिए इंटीग्रल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है 50c0, तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स का पावर हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए इसका पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए इसका पावर 0, तो ये आपका इंटीग्रल पावर, आपको क्या चाहिए इंटीग्रल पावर ऑफ x, x के इंटीग्रल पावर। तो यहाँ तो x का पावर ही नहीं रहेगा, इंटीग्रल क्या रहेगा, तो ये वाला नहीं, यानी कि आपको सारा ऑड टर्म यहाँ से इलिमिनेट करना है। तो ऑड टर्म को इलिमिनेट करने के लिए अभी हम बताए x बराबर 1 और x बराबर -1 पुट करते हैं। यहाँ तो आपको -1 वाला, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक बाइनोमियल 1 माइनस 2 रूट एक्स, आपको किसी तरीके से ये वाला कोफिशिएंट ऑड वाला कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से कि 2 माइनस एक्स का पावर 50 है। अब इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं दिमाग, तो ये आप ध्यान से देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस रूट एक्स, माइनस की जगह पे प्लस और यहाँ पे 50। तो इसमें जो आएगा ऑड आएगा, ये ध्यान से देखिए इसका कंजुगेट है, और कंजुगेट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस इस टाइप से बन रहा है, और यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए पहले क्या हो जाएगा पावर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस चलता रहेगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या चलेगा, अब बस दोनों को ऐड कर दीजिए, यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सब आपको करना भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि
ये आपको किसी न किसी तरीके से सोचना है कि इसका कंजुगेट अगर दोनों को ऐड करेंगे, आपको चाहिए इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स का मतलब है कि आपसे को चाहिए इवन पावर, और इवन पावर तभी होगा जब, ध्यान से देखिए, ये प्लस और माइनस इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए इसका जो भी ऑड टर्म होगा, मतलब ये सेकेंड टर्म, उसको आप इवन टर्म कर लीजिए, तो ये ऑड टर्म जो है सारा कैंसिल हो जाएगा और आपका इवन टर्म ही बचेगा, और वही आपसे पूछा है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको आप ऐसे समझिए, 1 - 2x का पावर 50 प्लस 1 + 2√x टू द पावर 50। अब इस दोनों को क्या कर लें, हम सिंपली ऐड कर लेंगे। तो इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 50c0 2√x का पावर, 2√x का पावर क्या हो जाएगा 0, 50c1, ये माइनस हो जाएगा सिंपली, 50c1 2√x का पावर 1 + 50c2। आपको सिर्फ इवन चाहिए तो दोनों को बस ऐड कर दीजिए और आपका यहाँ पे, और लास्ट में क्या पुट कर देंगे, x = 1। आप ध्यान से देखिए, क्लियरली आपको दिख जाएगा कि 50c0 फिर प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2√x टू द पावर 2, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा 50c3 2√x का पावर 3 अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा प्लस 50c50 2√x का पावर 50। तो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस चलता रहेगा और इसमें टोटल प्लस रहेगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 50c0 2√x का पावर 0। अब यहाँ पे प्लस रहेगा 50c1 2√x का पावर, सिंपल सा बात है 1 रहेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50c2 2√x का पावर 2 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा क्या 50c50 2√x का पावर, सिंपल सा बात है 50। अब सारा को ऐड कर देंगे और ऐड करके पुट कर देंगे x दैट इज 1, x = 1 वैल्यू रख दीजिए। इसमें सारा आपका ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जितना भी ऑड टर्म है सारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सारा प्लस, यहाँ प्लस माइनस, सारा इवन टर्म बच जाएगा। और इधर क्या है, x = 1 पुट कर दीजिए, ये तो आपका हो जाएगा, ये दोनों को ऐड किए करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, सारा इवन टर्म ही आएगा, यानी कि 50c0 2√x, किसी पे भी पावर अगर 0 है यानी वैल्यू 1 है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50c2 2√x स्क्वायर, और इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए एक तो इसमें भी और एक इसमें भी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 50c4 2√x का पावर 4 अप टू सो ऑन, लास्ट में हो जाएगा 50c50 2√x का पावर 50। तो ये आपका आ गया, और x का वैल्यू हम क्या उसमें पुट कर देंगे 1। जब x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा राइट साइड, ये 2 टाइम्स हो गया, और आपको क्या चाहिए x का इंटीग्रल पावर, x का इंटीग्रल पावर। आप यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे, x का इंटीग्रल पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, तो x का इंटीग्रल ही पावर तो है 0 1 2 3, इंटीजर क्या होगा, इंटीग्रल पावर 0 1 2, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो सारा पावर आ गया, तो ये आपका इंटीग्रल पावर ही आ गया। सो ये आपका हो गया। राइट साइड क्या पुट कर देंगे, x = 1, तो इधर हो जाएगा 1 - 2√x, इसमें x बराबर अगर 1 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली जब 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 50, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 50। अब ध्यान से देखिए, इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा 1 +
3 का पावर 50 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके कंजुगेट से ऐड कर देंगे तो ऑड वाला। और ऐसे ही अगर हमको इवन करना था कि इवन को हमको मतलब इवन रहे ऑड उड़ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही वाला स्ट्रेटजी अपनाएंगे। बस क्या कर लेंगे उसमें हम द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपको दिया हुआ है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, यानी मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको इस k का वैल्यू आपको बताना कि k के कितने ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जिसमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। तो ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये IIT जो है ये 2002 में पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। अब इसका कंसेप्ट जानने का कोशिश करते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k का कितने सारे वैल्यू हैं जिसमें ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताए। तो ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लगाते हैं, d1 प्लस d2, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो पहले तो सिंपल सा बात है, डेल इक्वल टू 0 होगा। अब इसको डेल इक्वल टू 0 क्या होता है, d1 क्या होता है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम पहले लिखेंगे k प्लस 1 इंटू एक्स, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8y माइनस 4k दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा kx प्लस k प्लस 3 इंटू वाई माइनस, या प्लस लिखिए तो यहाँ पे 1 माइनस 3k दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो यहां से हम निकालेंगे कि इसका सारा, एक तो आप याद रखिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए दोनों का रेशियो, सारा का रेशियो आपस में बराबर होता है। जैसा कि a बराबर b a1 a बाई बी, या इसको आप ऐसा समझिए a1 बाई b1, जो भी आप इसका नाम दे दीजिए, सारा का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। एक तो आप वो फंडा लगा सकते हैं। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, d1 d2 और d3 तीनों 0 होना चाहिए। किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ये आपका कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए d1 d2। अब d1 कैसे निकलेंगे, तो याद रखिएगा, एक को आप छुपा दीजिए तो d1 निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। एग्जैक्टली इसको छुपा लीजिएगा तो d2, और इसको छुपा लीजिएगा तो d3। तो 3 टाइप का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम d1 निकालते हैं तो d1 निकालेंगे तो पहला ये इस टाइप को आप यहाँ पे फिंगर इम्पोज कर दीजिए। तो बाकी क्या बचा, बाकी आपका बचा कोफिशिएंट, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3k, और यहाँ बचेगा ये वाला इम्पोज हो गया, यानी फर्स्ट वाला ही इम्पोज कर लिए। ये आपका d1 है, और d1 d2 d3 तीनों सेम होना चाहिए, तीनों और 0 होना चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो तीनों 0 होना चाहिए। ये हम पहले बता चुके हैं जब हम डिटर्मिनेंट बताए थे। तो ध्यान से देखिए, इसको अब 0 करते हैं तो इसको जब 0 करेंगे तो ये इम्पोज कर लिए, यहाँ पे आप हाथ रख दीजिए। तो बचा क्या, बचा जो डिटर्मिनेंट, उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए यहाँ पे अब बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा k प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4k। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3k इंटू 8 माइनस, तो ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k इंटू k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका। तो यहाँ से k का आपको एक वैल्यू निकल जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से आपका 1 निकला एग्जैक्टली। अभी तो हम d1 किए, एग्जैक्टली d2 d3 तीनों कॉन्सिडेंसली 0 होना चाहिए, तीनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 होगा तो k का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 12k और यहाँ से आपका निकल जाएगा माइनस 24k प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 8।
तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1। कहाँ से? D1 कैसे निकाले? इस पे आप मतलब फिंगर इस टाइप से इम्पोज कर लीजिए। जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट बचे, यहाँ 8, यहाँ k+3, 8k+3 -4 ये, तो यहाँ से आपका k का एक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा और इजी कर लीजिए, 4k² और यहाँ से आपका आ जाएगा -12k + 8 दैट इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए तो k² - 3k + 2। यहाँ से आपका सिंपल सा बात है, यहाँ 2 रूट आपको मिल रहा है 2 और 1, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ से 2 और 1, 2k का वैल्यू आया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी पूछा तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। एग्जैक्टली हम तो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं कि आपको 2 सॉल्यूशन मिल गया, 2 और 1, नहीं 2 सॉल्यूशन, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2, 3, 4 इस टाइप से और 1, ये इस टाइप से ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो 2 मान लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी D2 यानी तीनों को 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तभी तो हम D1 से एक इक्वेशन लाए हैं, अब हम D2 से लाते हैं। तो D2 से लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सिंपल सा D2 से जब हम लाएंगे तो आप इसको इम्पोज कर लीजिए, बीच वाले को इम्पोज कर लीजिए। जब बीच वाले को इम्पोज कीजिएगा तो इसका क्या बचेगा? यहाँ से फिर एक D2 आ जाएगा आपका k+1, और यहाँ से बीच वाला तो इम्पोज किए, यहाँ से k, और यहाँ से लास्ट में -4k और 1 - 3k, इसको भी 0 होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 - 3k, k+1, यहाँ पे हो जाएगा +4k² दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी एक इक्वेशन आपका आ जाएगा 4k² और यहाँ से k+1, और यहाँ पे -12 -4k -3k² -3k दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली k² -2k k², यहाँ से सिर्फ माइनस के बच जाएगा, सिर्फ माइनस के, k² - k +1। यहाँ से भी आपको k का 2 वैल्यू आ जाएगा, एग्जैक्टली एक वैल्यू वहां से 1 आएगा, 1 रखिए, एक मिनट, 3k यहाँ पे -2k होगा। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आ गया -2k, एग्जैक्टली यहाँ से भी 2 इक्वेशन आपका आ गया। एक इसका वैल्यू आ जाएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ, तो यह सिंपल सा वैल्यू k - 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से भी आपको k का 2 वैल्यू आया, यहाँ से आपका आया k = 1। अब भी खत्म, क्वेश्चन नहीं हुआ। D3 से इस टाइप से हम निकाल लेंगे, एग्जैक्टली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब तीनों एक ही पॉइंट, एक ही ऐसा वैल्यू आप लाइए जिससे तीनों 0 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, D3 अगर आप निकालिएगा तो इस वाले को हम इम्पोज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा k+1/k और यहाँ से 8 / k+3, डेफिनेटली 0 होना चाहिए इसको। और इसको 0 होने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा k+3 × k+1 - 8k दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा k² + 4k + 3 - 8k दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा k² - 4k + 3। तो यहाँ से आपको आएगा भी 2 सॉल्यूशन, एक का वैल्यू आ जाएगा 3, एक का 1। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या पूछा, k के कितने से वैल्यू हो सकते हैं? कहीं को यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो टोटल कितना वैल्यू हो गया? 2 + 2 4, 4 8 5 ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा देखिए कि कॉमन ऐसा कौन सा है? तो 1 जो है, 1 से D1 भी 0 हो रहा है, 1k = 1 से D1 भी 0 हो रहा है, D2 भी 0 हो रहा है और D3 भी 0 हो रहा है। तो k के सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है
जिसके वजह से D1 D2 D3 तीनों 0 हो रहा है, तो उसी पे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, जिससे आपको सीखना था। बाकी इस क्वेश्चन में तो कोई दम था ही नहीं, बस ये वाला कंसेप्ट अगर आता तो D1 D2 ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है और ये इक्वेशन आपका थर्ड है। द सिस्टम हैज, ये जो सिस्टम है उसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे, तो पहले तो आप d बराबर 0 कर लीजिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो D1 D2 D3 तीनों 0 होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू 0। तो ये इस केस में क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और अगर d इक्वल टू 0 हो, या उसमें से कोई एक भी D1 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो समझ लीजिएगा नो सॉल्यूशन केस है, नो सॉल्यूशन केस। और याद रखिएगा d नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब d नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहां से आपका आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, यहां पे तीनों आपस में 0, और उसके बाद d नॉट इक्वल टू 0, और इसमें से 2 मिनिमम 2 यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको इजीली वे में दिख जाता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो आप ये मेथड आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका यूनिक सॉल्यूशन पता चल जाता है। लेकिन जब मैनी सॉल्यूशन रहे और नो सॉल्यूशन रहे, तो उस केस में तो आपका ये कंसेप्ट कम कर जाता है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। ये तो d इक्वल टू 0 हो, तो ध्यान से देखिए, उसी में 2 चीज आ सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नॉट सॉल्यूशन। d नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपको यहां से क्लियर हो जाता है कि एक सिग्नल यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद भी चेक करना पड़ता है, इसके आगे भी आपको चेक करना पड़ता है। वैसे यूनिक सॉल्यूशन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, वो आपको इजिली वे में दिख जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे उसी टाइप का पूछा गया है, जैसा कि पिछला बार में हम क्या किए थे, कितना सॉल्यूशन आ रहा था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, तो डेल क्या हो जाएगा? सारा का कोफिशिएंट 1 2 3 2 3 5 1 1 2, ये आपका आ गया d इक्वल। अब इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 6 माइनस 5 माइनस 2, तो यहां से 4 माइनस 3 1, दैट इज 10 माइनस 9। तो यहां से आपका आ जाता है सिंपली ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -2, और ये आपका आ जाएगा सिंपली 1। सो d इक्वल टू आपका क्या आ गया? 0। यानी कि इसमें मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कोई एक लीजिए, d1 ले लेते हैं। तो d1 के लिए हम क्या करते हैं, हर बार ये वाला को इंपोज कर लीजिए, तो यहां से बच जाएगा 2 3 5 1 1 2 3 3 1। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए 0 अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए तो 2, और यहां से आपका निकल जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 1, यहां से 3 माइनस 15, और यहां से आपका आ जाएगा 6 माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, इसको ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये 0 किसी एंगल से होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू आपका क्या आ रहा है? इसका वैल्यू आपका आ रहा है -5, तो -10। ये आपका ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, 2 निगेटिव है, और ये इसका वैल्यू 3 है। तो यानी कि d1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस देयर इज ए नो सॉल्यूशन केस। और तीनों अगर 0 हो जाता तो क्या हो जाता? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर।
ऑफ विच एग्जैक्टली वन इज करेक्ट, जिसमें से सिर्फ एक ही सही है, एग्जैक्टली वन इज करेक्ट। मतलब कि ऐसा समझिए कि 5 क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है और उसमें कोई ना कोई एक ही सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 चाहिए और 4 से ज्यादा, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर आंसर जस्ट बाय गेसिंग। मतलब कि 5 क्वेश्चन है जिसके 3 आपको ऑप्शन है और 3 में से कोई एक ही सही होगा, ये भी आपको बोल दिया है। और उसको कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई स्टूडेंट 4 या 4 से अधिक, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही होने का प्रोबेबिलिटी को हम P ले लेते हैं। P है, P जो है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग करेक्ट आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कोई 3 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो 1/3, 1 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है 1 2 3, 3 ऑप्शन है तो कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो आपको दिया है एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया P का वैल्यू, एग्जैक्टली Q क्या होता है जस्ट उल्टा। तो ध्यान से देखिए, तो अगर P का वैल्यू 1/3 है तो Q का वैल्यू 1 - 1/3, यू विल गेट 2/3। ये आपका है प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज मतलब ये गलत होने का प्रोबेबिलिटी, ये आपका है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रॉन्ग आंसर। ये 2/3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको सही और गलत दोनों का, और अब क्वेश्चन शुरू हुआ, अब तक तो बस थोड़ा सा है। प्रोबेबिलिटी अब निकालना है आपको कि कोई भी स्टूडेंट 4 या 4 से अधिक सही आंसर दे, 4 और 4 से अधिक, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, इसी कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो ध्यान से देखिए 5C4, 4 चाहिए या उससे अधिक, यानी कि 5 भी हो सकता है, और वो भी जस्ट बाय गेसिंग, बस देखते ही उसे समझ में आए। तो 5C4 और यहां से क्या हो जाएगा 1/3 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 4। अब बचा क्या 2/3, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, तो 5 - 4, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी किसका 4 या 4 से अधिक। तो सिंपल सा बात है, और वो भी जस्ट बाय गेसिंग, तो गेस करने से ये आपका आ गया। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसको आप कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5C4 और यहां से आपका आ जाएगा 1/3 का पावर 4 और ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है 2/3। तो यहां से देखिए, इसका होता है NCP। P क्या है, सिंपल सा बात है कि जो आपको निकालना क्या है कि हमको सही आंसर, अगर यही गलत रहता तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे P को प्रोबेबिलिटी गलत का निकालते और उसको पहले कर देते, तो वो यहाँ पे हो जाता है P का पावर, मतलब X का पावर P, जो भी समझिए, प्रोबेबिलिटी P का पावर, यहाँ पे आप R ले लीजिए, तो X का P का पावर R और Q का पावर हो जाता है N-R। ये इसको कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको इजी कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5C4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/3 का पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, आपका क्या है 4 और मोर, यानी 4B और एक और इसमें कंडीशन बन जाएगा 5। तो एक बार ये 4 वाला यहाँ से आपका आ जाएगा और 5 के लिए क्या यू पुट कर देंगे प्लस 5C5, 1/3 का पावर 5, तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक ये कंडीशन है, क्या है 4 और मोर। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है डिस्क्रीट का, ये आपको जेईई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है
13 में ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत शानदार कंसेप्ट पे है, तो कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। तो एक बार इसका 4 और मोर पूछ रहा है, तो एक बार 4 लगाइए और एक बार 5 लगाइए। अब ध्यान से देखिए 5C5 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5C5 1/3 का पावर 5 और 2/3 किसी का भी पावर 0, तो ये पे यहाँ पे आ गया। बस दोनों को ऐड कर दीजिए। 5C1 का वैल्यू क्या होता है, 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/3 का पावर 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 5 × 10 और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 1, तो क्या हो जाएगा 11 × 1/3 का पावर 5। ये आ गया प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो एक बार 4 लिए और एक बार 5 हो गया। सो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रीट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, the mean and the variance of binomial distribution are respectively 4 and 2 are respectively। आपसे पूछा probability of 2 success। अब ध्यान से देखिए, आपको मीन भी दिया हुआ है, वेरिएंस भी दिया हुआ है। मीन क्या दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है 2, वेरिएंस का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 4, और आपसे क्या पूछ रहा है, 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताइए। ये भी आपका है, सिंपल सा बात है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसका ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पी क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सक्सेस। ये हर बार हम लेते थे, वहां क्या ले रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। तो यहां है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और क्या हम देख सकते हैं, मीन दे दिया। मीन का वैल्यू सिंपली होता है n × p और वेरिएंस का वैल्यू NPQ के बराबर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना था इस क्वेश्चन में। ये भी आपको AIEEE में पूछा गया है, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, ये भी आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। बाकी आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से सिंपली आपको क्या निकल जाएगा, वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, तो क्या हो जाएगा 4 / 2, यू विल गेट 2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 / 4 यू विल गेट 1/2। और 1/2 क्यू का वैल्यू आपका आ गया, क्यू क्या आ गया, क्यू का वैल्यू 1/2 आ गया एग्जैक्टली। क्यू अगर 1/2 है तो 1 - 1/2 ये आपका पी हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, पी भी आपको आ गया, क्यू भी आ गया। तो ध्यान से देखिए, वेरिएंस होता है 2, तो 1/2 × 1/2 × n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 8। n का वैल्यू भी आपका निकल गया। आपको क्या चाहिए, 2 सक्सेस। बस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम ही बन गया। क्या 8C2 p का पावर 2, तो सिंपल सा बात है, q का पावर क्या बचेगा, 8 - 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8C2 p क्या है 1/2, तो 1/2। अब ध्यान से देखिए, q भी वही है, तो 1/2 का पावर सिंपली 8 लिख दीजिए। तो ये आपका आ गया आंसर। तो बस आपको फॉर्मूला याद करना था।